Hello friends, I am Dr. Giriraj Sharma, consultant neonatologist at वात्सल्य शिशु हॉस्पिटल अजमेर। और इस एनआरपी सीरीज के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ड्रग्स। हमने एनआरपी के सभी पार्ट्स कवर कर लिए, प्रिपरेशन ऑफ बर्थ, इक्विपमेंट चेक, रूटीन केयर, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन, और आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे मेडिकेशन और ड्रग्स के बारे में। तो एनआरपी में ओनली 2 मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, एक तो एड्रेनालिन और एक नॉर्मल सलाइन। ओनली 2 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है अभी एनआरपी में, तो इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें मेडिकेशन के टाइम और अदर एसेसरीज क्या क्या अपने को रिक्वायरमेंट होती है अदर देन मेडिसिन। सभी सिरिंजेस इंक्लूडिंग 1 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml and 50 ml, all syringes, umbilical catheter 3.5 and 5 French, UVC fixator, 3-way stopcock, ये सब अदर रिक्वायरमेंट्स अपनी इसमें होती है। अब हम देखते हैं कि एड्रेनालिन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एड्रेनालिन के बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर हार्ट रेट इंप्रूव नहीं हो रही है तो एड्रेनालिन उसमें क्या कैसे फंक्शन करता है। तो एड्रेनालिन क्या करता है, एड्रेनालिन का आइनोट्रोपिक एक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस को इंप्रूव करता है। सेकंड उसका क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता है, वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। थर्ड उसका वासोप्रेसर एक्शन होता है, वो आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कोरोनरी आर्टरीज को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उससे हार्ट की ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है। हार्ट की जो मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करता है कोरोनरी आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। तो ये एड्रेनालिन का एक्शन होता है और ये फिर इससे हार्ट रेट को रिवाइव करने में हेल्प मिलती है। तो ये हो गया इसका एड्रेनालिन का एक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि एड्रेनालिन का इंडिकेशन क्या है, अब उसमें कब एड्रेनालिन अपने को देना चाहिए एनआरपी में। तो एड्रेनालिन का इंडिकेशन है आफ्टर 30 seconds ऑफ इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन फॉलोड बाय 60 seconds ऑफ चेस्ट कंप्रेशन कोऑर्डिनेटेड विद वेंटिलेशन। उसके बाद भी अगर हार्ट रेट इंप्रूव नहीं हो रहा, हार्ट रेट लेस देन 60 है, तो अपने को एड्रेनालिन देना है। दोबारा एक बार बोलता हूँ, अपने पे पीपी भी कर लिया पहले, तो उसके बाद भी हार्ट रेट इंप्रूव नहीं हुआ था, फिर हमने चेस्ट कंप्रेशन किया कोऑर्डिनेटेड विद वेंटिलेशन 3:1 हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। चेस्ट कंप्रेशन के बाद भी इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन के बाद भी अगर हार्ट रेट इंप्रूव नहीं होता है, लेस देन 60 ही रहता है, तो हम एड्रेनालिन देते हैं। अब डिस्कस करते हैं डोजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। जो एड्रेनालिन की जो अवेलेबल है जो इंडिया में, उसका कॉन्सेंट्रेशन होती है 1:1000 डाइल्यूशन, ओके। बट एनआरपी में जो रिकमेंडेड है वो है 1:10,000 डाइल्यूशन। तो अपने को क्या करना है, डेली एक स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखना है 1:10,000 डाइल्यूशन का एड्रेनालिन का। वो कैसे बनाना है, तो एक 10 ml की सिरिंज लेनी, उसमें 1 ml तो ले लेना है एड्रेनालिन, उसके बाद 9 ml ले लेना है NS, ओके। 1 ml एड्रेनालिन प्लस 9 ml NS, तो वो 10 ml का एक स्टॉक सॉल्यूशन बन गया एड्रेनालिन का 1:10,000 डाइल्यूशन का। ये डेली अपने को डिलीवरी रूम में प्रिपेयर करके रखना है। इसको 24 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद डिस्कार्ड कर देना है। यहाँ पहले यूज हो गया तो फिर डिस्कार्ड कर देना है। तो ये अपने को पहले से प्रिपेयर करके रखना है, बाद में हम प्रिपेयर नहीं कर सकते इमरजेंसी में कि फिर डाइल्यूट कर रहे हैं, वो सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले से ही स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखना है। अब आते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो एड्रेनालिन की डोज है, इसके 2 रूट होते हैं, एक तो इंट्रावीनस और एक होता है एंडोट्रेकियल। तो इंट्रावीनस की इसकी डोज है 0.2 ml पर kg 1:10,000 डाइल्यूशन। तो 1:10,000 डाइल्यूशन का 0.2 ml पर kg से अपने को इंट्रावीनस बोलस देना है। तो वो देना कैसे है, उसके लिए अपने को यूवीसी का इंसर्शन करना है। जैसे ही अपने को चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं, एक टीममेट को अपने को पहले यूवीसी इंसर्शन करने के लिए बोलना है। वो यूवीसी इंसर्शन करेंगे जब तक अपन चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं। 1 मिनट चेस्ट कंप्रेशन के बाद अगर हार्ट रेट इंप्रूव नहीं कर रहा, तो इस यूवीसी से अपने को एड्रेनालिन बोलस देना है। रैपिड बोलस देना है 0.2 ml पर kg से, फॉलोड बाय 3 ml ऑफ NS बोलस। तो 5 ml के सिरिंज में 3 ml NS लेना है। तो उसको कैसे देना है, 3-way स्टॉपकॉक से देना है। एक तरफ तो अपने को 1 ml की सिरिंज में एड्रेनालिन पुश करना है,
और दूसरी तरफ से एक 5 ml के सिरिंज में 3 ml NS उसके बाद अपने को फ्लश करना है। अब ये 3 ml NS फ्लश क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि एड्रेनलिन रैपिडली हार्ट के पास, हार्ट तक पहुंच जाए और उसका एक्शन स्टार्ट हो। तो उसके लिए 3 ml NS उसके बाद अपन फ्लश करते हैं। तो ये हो गया IV डोज। अगर IV पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, अगर UVC अगर किसी भी कारण से पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो सेकंड हम दे सकते हैं इंट्राओसियस। इंट्राओसियस की भी सेम डोज है 0.2 ml पर kg। इसकी रेंज है 0.1 to 0.3 ml पर kg, बट अपने को एक ही याद रखना है 0.2 ml पर kg। 8th एडिशन में इसको सिंप्लीफाई कर दिया 0.2 ml पर kg। ओके, अब एक सेकंड रूट होता है इसका, एंडोट्रेकियल रूट भी होता है। जब तक कि अपन यूवीसी डाल रहे हैं तब तक हम एंडोट्रेकियल रूट से भी एड्रेनलिन दे सकते हैं। उसकी डोज क्या है? उसकी डोज है 0.5 to 1 ml पर kg, बट सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 1 ml पर kg से अपने को याद रख सकते हैं। 1 ml पर kg और 1:10,000 डाइल्यूशन एड्रेनलिन वो एंडोट्रेकियल ट्यूब से देना है। यह लेस इफेक्टिव होता है, इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, ये इफेक्टिव इतना नहीं होता है। इसलिए अगर एंडोट्रेकियल से दे चुके तो भी अपने को जैसे ही यूवीसी डलती है अपने को तुरंत IV अपने को देना होता है। इस डोज को हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो इसकी डोज हो गई 0.5 to 1 ml पर kg और 1 ml पर kg 1:10,000 डाइल्यूशन। इसके बाद ET से देने के बाद अपने को कुछ PPV इन्फ्लेशंस अपने को 3 to 4 PPV इन्फ्लेशन देने होते हैं ताकि वो ड्रग इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लंग्स में और एब्जॉर्ब हो जाए। ये हो गए इसके रूट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब जब भी एड्रेनलिन देते हैं अपने को चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन तो कंटिन्यू रखना है। चेस्ट कंप्रेशन हम कर रहे हैं कंटिन्यू, वेंटिलेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और एवरी 60 सेकेंड्स में अपने को असेस करना हार्ट रेट के लिए। तो एवरी 60 सेकेंड्स में हार्ट रेट असेस कर रहे हैं। अगर लेस देन 60 है अभी तो कंटिन्यू करेंगे चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन, और एड्रेनलिन को हम रिपीट कर सकते हैं एवरी 3 to 5 मिनट्स में। अब हमने एड्रेनलिन भी लगा दिया, फिर 60 सेकंड्स के बाद देखा हमने अभी भी हार्ट रेट अगर लेस देन 60 है, हार्ट रेट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम असेस करेंगे कि जो भी हम चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन कर रहे हैं वो सब इफेक्टिव तो है ना। तो उसके लिए क्या देखना है अपने को? चेस्ट राइज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, इंट्यूबेशन प्रॉपर है या नहीं है, चेस्ट कंप्रेशन प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा, चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन वेल कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है। ये सब देखने के बाद हम देखेंगे कि एड्रेनलिन की जो डोज दी है वो तो प्रॉपर दी है ना। ये सब हमने देख लिया कि सब इफेक्टिव है, सब प्रॉपरली किया है हमने, फिर भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो हम सस्पेक्ट करेंगे या तो हाइपोवोलीमिया हो सकता है या फिर न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो अब डिस्कस करते हैं हम हाइपोवोलीमिया के बारे में। तो अगर हाइपोवोलीमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो किस बेबी में ज्यादा सस्पेक्ट करेंगे? अगर किसी बेबी में मदर में हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस प्रेजेंट है, मदर को एंटीपार्टम हेमरेज था, एब्रोप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रेविया, कॉर्ड रप्चर या कोई भी ब्लड लॉस की हिस्ट्री है, और बेबी में शॉक के फीचर्स है। शॉक के फीचर्स मतलब CFT डिलेट मिलेगा, कलर पेल मिलेगा और पल्सेज वीक मिलेगी, फीबल पल्सेज और एब्सेंट पल्सेज होगी। तो मतलब बेबी शॉक में है, हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस है, मतलब हाइपोवोलिमिक शॉक हो सकता है। तो ऐसी ही कंडीशन में अपने को वॉल्यूम एक्सपांडर्स देना है। वॉल्यूम एक्सपांडर में मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं ओनली नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, RL, BNS ये सब यूज अपने को नहीं करना है, ओनली NS ही यूज करना है। और अननेसेसरीली भी अपने को वॉल्यूम एक्सपांडर्स यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट की मायोकार्डियम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑलरेडी हाइपोक्सिया, ऑलरेडी मायोकार्डियम डिप्रेस्ड है। अगर और हम एक्स्ट्रा नेसेसरी बोलस देंगे तो और वॉल्यूम ओवरलोड होगा और कार्डियोजेनिक शॉक वर्सन होगा। इसलिए अगर कोई हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस और हाइपोवोलीमिया तो ही अपने को यूज करना है, नहीं तो अननेसेसरी यूज नहीं करना है। तो अगर ये यूज कर रहे हैं तो कैसे करना है? NS का बोलस अपने को देना है 10 ml पर kg से ओवर 5 to 10 मिनट्स, मीन्स स्लो बोलस देना है, रैपिड बोलस नहीं देना है। ओवर 5 to 10 मिनट्स 10 ml पर kg से अपने को NS का बोलस देना है हाइपोवोलीमिया के लिए, और फिर उसके बाद चेक करना है कि कोई इंप्रूवमेंट हार्ट रेट में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हो गया हाइपोवोलीमिया के बारे में। अगर उसके बाद भी कोई हार्ट रेट में इंप्रूव नहीं हो रहा तो अपने को कंटिन्यू करते रहना है चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एवरी 3 to 5 मिनट्स में एड्रेनलिन रिपीट कर रहे हैं, NS बोलस हम दे चुके। उसके बाद भी अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो अपने को सस्पेक्ट करना है कि कहीं न्यूमोथोरेक्स तो नहीं होगा, क्योंकि हम कई बार अगर ज़्यादा प्रेशर दे दिया
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में, तो न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है। उस कंडीशन में हार्ट रेट इंप्रूव नहीं होगी, ब्रेडिकार्डियम रहेगा, बच्चा साइनोज रहेगा। तो न्यूमोथोरेक्स को कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, क्लिनिकली क्या क्या देख सकते हैं हम? क्लिनिकली देखेंगे हमने को चेस्ट, एक साइड की चेस्ट फुल लग सकती है, चेस्ट राइज एक साइड में कम विजिबल होगा या विजिबल नहीं होगा। ऑस्कल्टेट करने में सेम साइड में एयर एंट्री डिक्रीज मिलेगी या एब्सेंट मिलेगी, जिस साइड में न्यूमोथोरेक्स है उस साइड में एयर एंट्री अपने को नहीं मिलेगी। ये हो गया न्यूमोथोरेक्स के बारे में। एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल सकता है न्यूमोथोरेक्स में। और हार्ट साउंड्स ऑस्कल्टेट करने में डिस्टेंट या बिल्कुल फंबल हार्ट साउंड हमने को मिलेगी। तो ये, और उसको कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अपने पास अगर कोल्ड लाइट सोर्स है तो उससे हम कोल्ड लाइट से अपने न्यूमोथोरेक्स को देख सकते हैं, उसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर कंफर्म हो गया न्यूमोथोरेक्स है तो इमरजेंसी निडल थोरेकोटोमी हम कर सकते हैं। सेकंड, इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में एक निडल डाल के स्कैल्पेन सेट से उसको अदर एंड उसका वाटर में सबमर्ज करके हम देख सकते हैं कि बबल्स आ रहे या नहीं आ रहे। उसको वो ये इमरजेंसी प्रोसीजर है। और अगर न्यूमोथोरेक्स कंफर्म है, बबल्स आ रहे हैं, तो बाद में अपने को उसमें आईसीडी इंसर्ट करनी होगी। तो ये हो गया न्यूमोथोरेक्स के बारे में। अगर न्यूमोथोरेक्स है तो उसको ड्रेन करने के इमीडिएटली हार्ट रेट इंप्रूव हो जाएगी। और ये सब हमने कर लिया। कंटिन्यूस हम चेस्ट कंप्रेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर रहे हैं, एवरी 3 to 5 मिनट्स में एड्रेनल रिपीट कर रहे हैं। और ये सब भी आईएनएस बोलस भी दे लिया, न्यूमोथोरेक्स का भी हमने देख लिया, कोई न्यूमोथोरेक्स नहीं है। फिर भी अगर बेबी की हार्ट रेट इंप्रूव नहीं हो रही, हार्ट रेट 0 है, और लेटेस्ट 8th एडिशन एनआरपी में दिया है कि कब स्टॉप करना है रिससिटेशन को। तो हम रिससिटेशन करते जा रहे हैं पर बेबी में कोई इंप्रूव नहीं हो रहा, तो कब स्टॉप करना है, कब तक करते रहना है? तो 8th एडिशन में मेंशन किया है कि 20 मिनट्स, बर्थ के 20 मिनट्स के बाद भी अगर हार्ट रेट 0 रहती है तो अपने को रिससिटेशन हम स्टॉप कर सकते हैं अटेंडेंट्स की से डिस्कस करने के बाद में। पहले ये 10 मिनट्स था, अब इसको 20 मिनट्स कर दिया। तो 20 मिनट्स और बर्थ के बाद भी अगर हार्ट रेट 0 रहती है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो अटेंडेंट से डिस्कस करने के बाद रिससिटेशन को हम स्टॉप कर सकते हैं। तो वॉल्यूम एक्सपांडर्स के लिए हम पीआरबीसी भी कभी कभी यूज कर सकते हैं। कब यूज करना है पीआरबीसी? अगर ऑलरेडी एंटीनेटल फीटल सीवियर एनीमिया की हिस्ट्री है या फिर फीटल ब्लड लॉस की हिस्ट्री है, तो हम पीआरबीसी यूज कर सकते हैं एज ए वॉल्यूम एक्सपांडर। अगर हमने पहले से ही मदर के ब्लड से क्रॉस मैच करके रखा है तो वो यूज कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी पर्पज के लिए ओ नेगेटिव विदाउट क्रॉस मैच पीआरबीसी हम वॉल्यूम एक्सपांडर्स के लिए यूज कर सकते हैं। सेम 10 ml per kg ओवर 5 to 10 मिनट्स। तो ये था मेडिकेशंस के बारे में। सो ये एनआरपी के सभी पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। आगे एक और पार्ट बचा है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन एनआरपी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।